खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लोहिया हेड हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति, सीडीओ दिवेश साशनी और कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। तो खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और पहले तो सीएम का स्वागत हुआ, उसके बाद यहां पर जन सुनवाई करते हुए भी सीएम धामी नजर आए। हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मौजूद रहे, वहीं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मौजूद रहे, कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे। चंपावत में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में मासिक स्टाफ बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व, कानून व्यवस्था, जन कल्याण योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण, अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण समाधान और आपदा प्रबंधन में तत्परता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन, फार्मर रजिस्ट्री और राशन कार्ड सर्वे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया। बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, एसडीएम वीके पंत, नीतू डागर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो डीएम ने महत्वपूर्ण बैठक ली, लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर तत्परता दिखाए जाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, मासिक स्टाफ बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व, कानून व्यवस्था, जन कल्याण योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण, अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समाधान और आपदा प्रबंधन में तत्परता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही भू अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन, फार्मर रजिस्ट्री और राशन कार्ड सर्वे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने पर जोर दिया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, एसडीएम वीके पंत मौजूद रहे। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, पहाड़ी जिलों में आज बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार। ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना। मैदानी इलाकों में गर्मी का असर अभी भी जारी। वहीं बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान। अगले 24 घंटे में अलग अलग क्षेत्रों में बदला रहेगा मौसम। काशीपुर 43 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। देहरादून में 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। वहीं पंतनगर में तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मुक्तेश्वर में 27.4 डिग्री सेल्सियस और नई टिहरी में 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को पिथौरागढ़ में ओले और बागेश्वर में बारिश हुई। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, वहीं कई क्षेत्र काफी गर्म। देहरादून में टेम्परेचर 38.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं पंतनगर में तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। मुक्तेश्वर में 27.4 और नई टिहरी में 27.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मंगलवार को पिथौरागढ़ में ओले और बागेश्वर में बारिश हुई है।
मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं नैनीताल के निकटवर्ती कृष्णापुर क्षेत्र के जंगल में बीती रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभालते हुए पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए। वन विभाग के अधिकारियों ने भी माना कि हवा के चलते आग को पूरी तरह नियंत्रित करने में दिक्कत आ रही है। वहीं क्षेत्रवासियों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से आग लगातार फैल रही है। आगजनी की घटनाओं से जंगल की वनस्पतियों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो वन विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग वन क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि लोगों के प्रयास लगातार हो रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश लगातार की गई है। आग की लपटें तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाकों के करीब तक पहुंच गईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभालते हुए पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए। वन विभाग के अधिकारियों ने भी माना कि हवा के चलते आग को पूरी तरह नियंत्रित करने में दिक्कत आ रही है। वहीं क्षेत्रवासियों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से आग लगातार फैल रही है। चंपावत में नशा मुक्त भारत नशा मुक्त देवभूमि अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए जिला प्रशासन लोक संस्कृति को अभियान से जोड़कर नई पहल कर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जिला अधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री संस्कृति संवर्धन पहल कला परंपरा और पहचान कार्यक्रम के तहत मुड़ियानी स्थित जमींदार मंदिर और खर्क कारकी के गोलज्यू मंदिर में महिला भजन मंडली, ग्रामीणों और युवाओं को संस्कृति संवर्धन किट वितरित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक संस्कृति, भजन कीर्तन और पारंपरिक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम बन रही हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों और युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, ग्राम प्रधान मीना कार्की, बीडीओ अशोक अधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। तो चंपावत में नशा मुक्त समाज को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर मंदिरों में वितरित हुई संस्कृति संवर्धन किट। महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। तो कला परंपरा और पहचान कार्यक्रम के तहत मुड़ियानी स्थित जमींदार मंदिर और खर्क कारकी के कोलस्यू मंदिर में महिला भजन मंडली, ग्रामीणों और युवाओं को संस्कृति संवर्धन किट वितरित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक संस्कृति, भजन कीर्तन और पारंपरिक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। कार्यक्रम में ग्रामीणों और युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अंचला बोहरा, ग्राम प्रधान मीना कार्की, बीडीओ अशोक अधिकारी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। चंपावत में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन कार्यक्रमों का भव्य शुभारंभ मंगलवार को लोहाघाट स्थित कोलीढेक झील से हुआ। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के नेतृत्व में आयोजित योग सत्र में सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक डिजिटल माध्यम से प्रदेश भर के प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। इस वर्ष योग दिवस की थीम स्वास्थ्य, ज्ञान और वैश्विक शांति के लिए योग रखी गई है। कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की हरित पहल को समर्पित रहा, जिसमें योग के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि योग अब स्वास्थ्य के साथ पर्यावरणीय संतुलन और प्रकृति से सामंजस्य का भी सशक्त माध्यम बन रहा है। विभाग ने 27 मई को भी कोलीढेक झील से ऑनलाइन योगाभ्यास कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक लोगों से जुड़ने की अपील की है। तो योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं।
कॉमन योग प्रोटोकॉल अभ्यास आयोजित किया गया। योग के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया है। कार्यक्रम आयुष मंत्रालय की हरित पहल को समर्पित रहा, जिसमें योग के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि योग अब स्वास्थ्य के साथ पर्यावरणीय संतुलन और प्रकृति से सामंजस्य का भी सशक्त माध्यम बन रहा है। विभाग ने 27 मई को भी कोलीढेग झील से ऑनलाइन योगाभ्यास कार्यक्रम के सीधा प्रसारण की जानकारी है। उत्तराखंड के लोहाघाट से, जहां पर लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर घाटी क्षेत्र में मंगलवार शाम आए तेज आंधी तूफान ने बागवानों को भारी नुकसान पहुंचाया। अचानक बदले मौसम से आम और लीची के बगीचों में बड़े पैमाने पर फल टूटकर जमीन पर गिर गए, जबकि कई पेड़ों की टहनियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। काश्तकार ओमकार सिंह धोनी ने बताया कि तूफान से लीची के पेड़ों की शाखाएं फलों समेत टूट गईं और 3 से 4 कुंतल आम भी गिरकर खराब हो गए हैं। ग्राम भकुंडा के तेज सिंह, वीर सिंह सामंत समेत कई अन्य किसानों के बागानों को भी भारी क्षति पहुंची है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। तो आई तेज आंधी के बाद किसानों के लीची और आम की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। प्रभावित जो किसान हैं अब उन्हें मुआवजे की मांग हो रही है। पंचेश्वर घाटी में तूफान की वजह से आम और लीची की फसल खराब हुई, तो किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। देहरादून में वन विभाग उत्तराखंड द्वारा वनाग्नि सत्र 2026 को लेकर मंथन सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि बढ़ते तापमान, लंबे सूखे, अनियमित मानसून और अल नीनो जैसे कारणों से प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में आग की सबसे अधिक घटनाएं सामने आई हैं। वन मंत्री ने कहा कि जन सहभागिता, जागरूकता अभियान और नवाचारों के जरिए वनाग्नि पर नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग का वीडियो बनाने के बजाय आग बुझाने में सहयोग करने की अपील की है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में 14,638 वनाग्नि घटनाओं में 23,682.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जबकि 35 लोगों की मौत और 76। वहीं चंपावत के सीमांत क्षेत्र बेलखेत में बाढ़ और भू कटाव की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार ने 125.96 लाख की बाढ़ सुरक्षा योजना को मंजूरी दी है। पूर्णागिरी तहसील के संवेदनशील क्षेत्र में क्वेराला नदी के बढ़ते कटाव से ग्रामीणों के घर, कृषि भूमि और जनजीवन खतरे में था। जुलाई 2024 की अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने सुरक्षा योजना तैयार की थी। योजना के तहत नदी किनारे 225 मीटर लंबी जीआई वायर प्लेट संरचना बनाई जाएगी, जिससे कटाव और बाढ़ के खतरे को नियंत्रित किया जा सकेगा। परियोजना पूरी होने के बाद बेलखेत क्षेत्र को दीर्घकालिक सुरक्षा मिलने और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई गई है। उत्तराखंड की पौराणिक नगरी लाखा मंडल में निजी निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से खुदाई में प्राचीन मूर्तियां और शिल्पखंड मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। पुरातत्व विभाग की प्रारंभिक जांच में ये अवशेष 10वीं 11वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित संरक्षण में ले लिया गया है। संरक्षित क्षेत्र में खुदाई को लेकर लाखा मंडल शिव मंदिर समिति ने विरोध जताते हुए इसे ऐतिहासिक धरोहर के लिए खतरा बताया। मामले में शिकायत के बाद एसडीएम प्रेमलाल ने राजस्व टीम को जांच के निर्देश दिए हैं, जबकि पुरातत्व विभाग ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर खुदाई रोकने के आदेश दिए। महाभारत कालीन लाक्षागृह से जुड़े इस क्षेत्र में पहले भी कई प्राचीन अवशेष मिल चुके हैं, जिससे स्थानीय लोग पूरे क्षेत्र के वैज्ञानिक सर्वे की मांग कर रहे हैं। चंपावत में आगामी विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की रणनीति साझा की है। उन्होंने बताया कि 29 मई से 7 जून तक प्रशिक्षण और तैयारी कार्य होंगे, जबकि 8 जून से 7 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची 14 जुलाई को प्रकाशित होगी और दावे आपत्तियों
13 अगस्त तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को जारी होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सत्यापन के दौरान दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे और आधार केवल पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। आमजन की सहायता के लिए 24/7 डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर भी स्थापित किए गए हैं। तो चंपावत में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। 14 जुलाई को प्रकाशित होगी प्रारूप मतदाता सूची। आधार ही सिर्फ पहचान के लिए मान्य होगा। शिकायतों के लिए 24/7 हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। लगातार तेजी के साथ एसआईआर की जो प्रक्रिया है उत्तराखंड में हो रही है और अभी हाल ही में जो चुनाव आयोग की पूरी टीम, चुनाव आयोग के अध्यक्ष भी यहां पर पहुंचे थे और लगातार मॉनिटरिंग में एसआईआर की प्रक्रिया उत्तराखंड में पूरी की जा रही है। अल्मोड़ा में एसडीजी अचीवर्स अवार्ड 2024-25 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में विकास कार्यों को बढ़ावा देना और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित करना रहा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिभागियों ने अपनी उपलब्धियों को साझा किया और विकास के नए मॉडल पर चर्चा की गई है। एक तरह से गौरव की अनुभूति भी होती है कि पूरे देश के अंदर हमने कई सारे पैरामीटरों में बहुत अच्छा काम किया है। सुशासन के क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्रों के विकास में, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सभी मिला के तब जाके एसडीजी इंडेक्स बनता है। और ये पहला स्थान प्राप्त करना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी जो विकास की यात्रा है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है, यानी कि उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और सही है। और ये हमारी सबकी जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी परिणाम है। भाइयों बहनों, जैसा हम सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमने संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड से भी विकसित भारत के निर्माण की दिशा में संकल्पित होकर निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में डेडिकेटेड पॉलिसी बनाई गई है, जिससे आज प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारी सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में समन्वय करते हुए विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है और इस दिशा में कार्य करते हुए हमने राज्य में जीडीपी की तर्ज पर अब एक नया काम और हुआ है। जैसे आप लोगों ने एक गाना भी आजकल चलता है, सुना होगा, पहली बार। सुना है कि नहीं? सुना है ना सबने? अगर नहीं सुना है तो मैं एसडीजी अचीवर्स अवार्ड वाले जितने भी हमारे आज प्रतिभागी आए हैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि वो गाना जरूर एक बार सुन लें। हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, इस भाषा के सभी जो हमारे कलाकार हैं, उन कलाकारों ने एक शानदार गाना तैयार किया हुआ है और उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो राज्य के अंदर हुई हैं उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। तो मैं कह रहा था कि जीडीपी की तर्ज पर जीईपी अर्थात ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट्स इंडेक्स जारी करने की शुरुआत भी पूरे भारत में सबसे पहले हमारे राज्य उत्तराखंड में हुई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य एक सामंजस्य स्थापित हो सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे आज उत्तराखंड की पहचान देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित हुई है। यह हमारे प्रयासों का ही परिणाम है, हम सबके सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि जहां राज्य की आर्थिकी 1.5 गुना बढ़ी है, वहीं बीते 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा बीते 4 वर्षों में
राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, हमने रोजगार देने के मामले में भी अच्छा प्रयास किया है और बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। आज राज्य का बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। बीते 4 वर्षों में होम स्टे के क्षेत्र में उद्योग, स्टार्टअप, हेलीपोर्ट, हाईवे, रोडवे, ग्रीन एनर्जी और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और इसी सकारात्मक बदलाव का परिणाम है कि राज्य में रिवर्स पलायन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो ये दर्शाता है कि अब लोग पहाड़ में भी बेहतर भविष्य देख रहे हैं और अपने अपने पुश्तैनी गांवों को, अपने पैतृक गांवों को वापस लौट कर आ रहे हैं और अनेक